इस कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो कि अपनी छुट्टियां मनाने के लिए कहीं बाहर जा रहा है। इस लाल रंग की चमचमाती हुई गाड़ी के अंदर जो आदमी बैठा है इसका नाम जेराल्ड है। ये अपनी पत्नी जेसी के साथ एक बाहर लेक हाउस में जा रहा है जहां पे ये अपनी छुट्टियों को सेलिब्रेट करेंगे और एक दूसरे को टाइम देंगे। इनकी आपस में हुई बातों को सुन के ऐसा लगता है जैसे इन दोनों का रिश्ता आजकल बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है, इसीलिए ये दोनों आपस में सब कुछ सही करने के लिए एक दूसरे के साथ टाइम एक्सपेंड करना चाहते हैं। अब जैसे ही इनकी गाड़ी जंगल के बीचों बीच पहुंचती है, ये देखते हैं कि एक कुत्ता सड़क पे मरे हुए किसी जानवर का मांस खा रहा है। जेराल्ड अपनी गाड़ी को ठीक कुत्ते के सामने रोकता है। इस लाल गाड़ी को देखने के बाद कुत्ता वहां से भाग जाता है। अब जेराल्ड अपनी वाइफ के साथ अपने लेक हाउस में पहुंचता है जहां पे इनको अपनी छुट्टियां सेलिब्रेट करनी है और एक दूसरे के साथ टाइम बिताना है। जैसी इस हाउस में पहुंचने के बाद एक प्लेट में मीट का टुकड़ा लेती है, घर के बाहर चली जाती है उस कुत्ते को मीट खिलाने के लिए, क्योंकि उसे लगता है कि कुत्ता बहुत ज्यादा भूखा है, इसीलिए वो मरे हुए जानवर का मीट खा रहा था। अब दूसरी तरफ हम जेराल्ड को देखते हैं जो कि एक टैबलेट खा रहा है। वो ये टैबलेट इसलिए खा रहा है ताकि वो अपनी पत्नी जेसी के साथ अच्छी तरीके से इंटीमेट हो सके, क्योंकि ये दोनों यहाँ पे यही करने आए हैं ताकि इनके रिश्ते में सुधार हो सके और इनका रिश्ता आपस में मजबूत हो सके। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेसी के पास कुत्ता जंगल से निकल के बाहर आता है, लेकिन इससे पहले कि कुत्ता उस मीट को खाता, जेराल्ड वहाँ पे आ जाता है और जेराल्ड को देखने के बाद कुत्ता वहां से चला जाता है। जेराल्ड यहाँ पे आके जेसी को अंदर लेके जाता है। ये दोनों अब घर के अंदर चले जाते हैं। इन लोगों ने अपने घर का दरवाजा भी बंद नहीं किया। जेसी ऊपर जाती है और कपड़े चेंज करती है। इसके कुछ देर बाद ही जेराल्ड बेडरूम के अंदर अपने हाथ में कुछ हथकड़ियां लेकर आता है और अपनी बीवी मेसी से कहता है कि आज हम कुछ अलग करेंगे। वो मेसी के दोनों हाथों को बेड के साथ लॉक कर देता है और उससे कहता है कि जब मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होने की कोशिश करूं तो तुम ऐसा प्रिटेंड करना कि ये तुम नहीं चाहती और ये सब तुम्हारे मर्जी के खिलाफ हो रहा है। जेसी को ये बातें थोड़ी अजीब लगती है, वो ऐसा करना नहीं चाहती, लेकिन वो अपने बिगड़ते रिश्ते को सुधारने के लिए ये करने के लिए भी तैयार हो जाती है। अब जेराल्ड आगे बढ़ता है और इन दोनों के बीच का रोमांस बढ़ने लगता है, लेकिन जेसी अनकंफर्टेबल होने लगती है। जेराल्ड को लगता है कि वो शायद ऐसा नाटक कर रही है, लेकिन बीच में जेसी का सब्र का बांध बहुत ज्यादा टूट जाता है और वो जेराल्ड पे चिल्ला उठती है और उसे रुक जाने के लिए कहती है। जेसी का ऐसा व्यवहार देख के जेराल्ड चिढ़ जाता है। वो जेसी पे भड़क के कहता है, हमारे रिश्ते में जितनी भी बुराइयां हैं वो सब तुम्हारी वजह से है। दरअसल वो तुम ही हो जिसने कभी भी हमारे रिश्ते के बीच मजबूती आने ही नहीं दी। वो जेसी को ही अपने इस नाजुक रिश्ते की वजह बताता है। वो बताता है कि तुम्हारी वजह से ही आज हम इस जगह पर हैं। तुमने कभी भी हमारे रिश्ते को मजबूत करने के लिए एफर्ट्स नहीं लगाए, हमेशा मुझे ही सब कुछ करना पड़ता है और मेरे एफर्ट्स लगाने के बावजूद भी तुम सब कुछ खराब कर देती हो, जैसा कि तुमने आज कर दिया। जेराल्ड को इस टाइम पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। उसकी हार्ट बीट तेज होती है और तभी जेराल्ड को हार्ट अटैक आ जाता है। जेसी उसकी कोई मदद नहीं कर सकती क्योंकि उसके दोनों हाथ लॉक है। अब देखते ही देखते जेराल्ड की डेथ हो जाती है और वो जेसी के ऊपर ही गिर जाता है। जेसी के ऊपर अब उसी के पति की लाश पड़ी हुई है। जेसी के दोनों हाथ बंधे होते हैं। वो बहुत मुश्किल से अपने ऊपर से जेराल्ड की लाश को हटाती है। जेसी की जेराल्ड की लाश को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश में जेराल्ड की डेड बॉडी बेड से नीचे गिर जाती है। तभी वो देखती है कि जेराल्ड के सर से खून निकल रहा है। मेसी बार बार जेराल्ड को आवाज लगाती है। उसे लगता है कि शायद जेराल्ड अभी भी होश में आ जाए, लेकिन जेराल्ड की मौत हो चुकी है। अब ये बात मेसी को भी समझ में आ चुकी है, लेकिन मेसी के लिए सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि उसके दोनों हाथ लॉक्ड हैं। वो चाहते हुए भी खुद की मदद नहीं कर सकती। ये घर लेक के पास और जंगल के बीचों बीच है। यहाँ पे इंसानी आबादी नहीं है और ये जगह शहर से दूर है, इसीलिए यहाँ पे मेसी की आवाज को सुनने वाला भी कोई नहीं है। जेसी लाख कोशिश करने के बाद भी अपने हाथों को नहीं छुड़ा पाती और उसके बाद वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और रोने लगती है ताकि आसपास से गुजरने वाला कोई भी इंसान उसकी आवाज को सुन ले और उसकी मदद करने के लिए वहां पे पहुंच जाए। बहुत देर तक रोने और चिल्लाने के बाद भी मेसी के पास कोई भी नहीं आता। अब मेसी चुपचाप बैठी होती है और समय यूं ही बीत रहा होता है। तभी उस कमरे की तरफ किसी चीज के आने की आहट होती है। मेसी को ये बात समझ नहीं आती कि आखिरकार कौन है जो उस कमरे के अंदर आ सकता है। तभी हम देखते हैं कि दरवाजे से कमरे के अंदर वही कुत्ता आता है। इस कमरे से आने वाली खून की महक ने इस कुत्ते को इस कमरे तक खींचा था। कुत्ता धीरे धीरे कमरे के अंदर दाखिल होता है और जेराल्ड की बॉडी के पास जाता है। मेसी इस कुत्ते को डरा के भगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो कुत्ता वहां से नहीं जाता क्योंकि ये कुत्ता अब आदमखोर हो चुका है और इसे मांस खाने की लत लग चुकी है। ये कुत्ता जेराल्ड के हाथ को नोचने लगता है। मेसी के लिए ये दृश्य काफी ज्यादा भयावह होता है कि उसके सामने ही उसके पति की लाश को एक कुत्ता नोच के खा रहा है। मेसी उस कुत्ते को भगाने के लिए काफी ज्यादा चिल्लाती है, अलग अलग आवाजें निकालती है, लेकिन कुत्ता
उस कमरे से नहीं जाता। मेसी को इस कमरे में चिल्लाते चिल्लाते और अकेलेपन की वजह से उसे दिमागी भ्रम होने लगता है। मेसी देखती है कि जिराल्ड उठ गया है। वो उठ के मेसी से कहता है, देखो आज तुम्हारी वजह से क्या हो गया, तुम सारी चीजें हमेशा खराब कर देती हो, आज देखो तुम्हारी वजह से ही मैं मर गया हूँ। जिराल्ड उसके सामने आके उसे ब्लेम कर रहा होता है, लेकिन मेसी का दिमागी भ्रम और बढ़ने लगता है। वो खुद को भी देखने लगती है। अब यहाँ पे सामने जिराल्ड जितनी ही जेसी की बुराई करता है, जेसी खुद की उतनी ही ज्यादा तारीफ करती है, जबकि असल में जेसी बेड के ऊपर बैठी हुई है और उसके मानसिक भ्रम में उत्पन्न हुए ये दोनों लोग उसके सामने लड़ रहे हैं। अब जिराल्ड जेसी के नजदीक आता है और उससे कहता है कि मैं तो मर चुका हूँ, लेकिन तुम्हारी मौत भी नजदीक है, तुम भूख प्यास से तड़पोगी, तुम्हारी चीख को यहाँ पे सुनने वाला कोई नहीं होगा, तुम्हारी भी डेड बॉडी इसी कमरे के अंदर सड़ रही होगी। तभी जेसी उसके पास आके कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम कुछ देर बाद ही आजाद हो जाओगी और यहाँ से सही सलामत वापस जाओगी, तुम बाकी की जिंदगी भी अच्छे तरीके से जी सकती हो। जेसी के दिमाग में ये दोनों कैरेक्टर्स आपस में लड़ रहे होते हैं और ऐसे ही करते करते काफी टाइम गुजर जाता है। अब बहुत देर हो चुकी है और जेसी को धीरे धीरे प्यास लग रही है। तभी जेसी उससे बताती है कि जिराल्ड ने तुम्हारे सामने ही पानी पिया था और वो पानी का ग्लास तुम्हारे सर के ऊपर ही रखा हुआ है। तभी ये बात जेसी को याद आ जाती है। वो अपने ऊपर देखती है तो पानी से भरा हुआ ग्लास उसके सर के ऊपर ही रखा हुआ था। वो पटरे को धीरे धीरे सरकाती है और उस ग्लास के पास पहुंच जाती है। जेसी के हाथ में वो पानी से भरा हुआ ग्लास आ जाता है, लेकिन जेसी के हाथ बंधे हुए हैं, इसीलिए वो ग्लास से भरा हुआ पानी उसके मुंह तक नहीं पहुंच पाता। जेसी को तेज प्यास लगी है, उसके हाथ में पानी से भरा हुआ ग्लास भी है, लेकिन फिर भी वो उस पानी को पी नहीं सकती। इसके बाद ही जेसी की इमेजिनरी कैरेक्टर उससे कहती है कि तुमने जो सूट पहन रखा है उसका टैग तुमने ऊपर ही निकाल के रखा है, अगर तुम चाहो तो उसको स्ट्रॉ की तरह इस्तेमाल करके उससे पानी पी सकती हो। जेसी अब बिल्कुल ऐसा ही करती है और उसकी मदद से वो पानी पीने में कामयाब हो जाती है। जेसी को पानी पीने के बाद थोड़ा आराम तो मिलता है, लेकिन जेसी लगातार बहुत टाइम से चीख रही है, चिल्ला रही है, जिसकी वजह से उसका शरीर काफी ज्यादा थक चुका है। उसको खाने की भी जरूरत है, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा मुमकिन नहीं है। जेसी बहुत ज्यादा थक जाने की वजह से सो जाती है। अब इसके बाद जेसी की आंखें आधी रात को खुलती है। उसकी नजर उस कमरे के एक कोने में पड़ती है। वो देखती है कि उस कमरे के कोने में एक शैतान खड़ा है। उसकी लंबाई बहुत ज्यादा है और वो उसे देख के बहुत ही अजीब तरीके से हंस रहा है। अब जेसी खुद से ही बातें करना चालू कर देती है। वो खुद को समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ बस उसका दिमागी भ्रम है। जेसी उस शैतान से नजरें फेर लेती है और बार बार एक ही बात को दोहराती है कि तुम यहाँ पर नहीं हो, तुम झूठ हो। तभी वो शैतान एक डब्बा खोलता है जिसके अंदर कुछ ज्वेलरीज होती है और इंसानों की हड्डियां होती है, लेकिन जेसी अब भी अपनी आंखों को बंद करके वही बातें बार बार दोहरा रही थी। अब जेसी को इसके कुछ देर बाद ही जेराल्ड की आवाज सुनाई देती है। जेराल्ड कहता है कि ये मॉन्स्टर बहुत ही खतरनाक है और ये यहाँ पे तुम्हारी मौत बनकर आया है। ये मॉन्स्टर मूनलाइट से बना है और ये तुम्हें बहुत ही भयानक और गंदी मौत देगा। और इसी दौरान जेराल्ड मेसी को माउस कह के पुकारता है। तभी मेसी को ये बात याद आती है कि उसके पिता भी उसे माउस कह के बुलाते थे और यहीं से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। अब हम यहाँ पे जेसी के बचपन का सीन देखते हैं, जो अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने के लिए बाहर गई है। ये अपने पिता के साथ एक बेंच पे बैठ के सनसेट देख रही है। उस दिन उसका पिता उसके करीब आने की कोशिश करता है। जेसी की उम्र उस टाइम पे महज 12 साल होती है। जेसी को पता होता है कि उसका पिता क्या करने की कोशिश कर रहा है। जेसी का पिता उस टाइम पे रुक जाता है और खुद को रोक लेता है, लेकिन इसके बाद ही जेसी का पिता जेसी के कमरे में आता है। वो अपनी की हुई गलतियों के लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा होता है। वो जेसी से अपनी की हुई गलती की माफी मांगता है, लेकिन वो माफी मांगने के दौरान ही जेसी के मन में कुछ बातें डाल देता है। वो कहता है कि जो कुछ भी हुआ है उसमें सारी गलती बस उसकी नहीं है, बल्कि उसे ऐसा करने के लिए जेसी की कुछ हरकतों ने ही उकसाया है। वो जेसी के मन में ये बात भी डाल देता है कि अगर तुमने ये बात जाके अपने मम्मी को बताई तो वो इन सारी बातों का जिम्मेदार तुम्हें ही समझेगी। वो समझेगी कि तुमने ही अपने पिता को दुख पहुंचाया है। ये सारी बातें जेसी के दिमाग में कुछ इस तरीके से बैठ चुकी है कि ये पल इसके लिए एक ट्रॉमा की तरह है। ये सारी बातें अंदर ही अंदर जेसी को खाती हैं और जैसा कि उसके पिता ने उसे मैन्युपुलेट किया, शादी के बाद जेराल्ड भी इसी तरीके से जेसी को मैन्युपुलेट करता है। वो हर एक बात का दोष बस जेसी को देता है। अगर उसके जीवन में कोई भी चीज खराब हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी इकलौती जेसी होती है। तभी जेसी की आंखें उसी बेड के ऊपर खुलती है। वो देखती है कि उसके पैरों को मूनलाइट चाट रहा होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही पता चलता है कि उसके पैर को चाटने वाला वो कुत्ता है। वो उस कुत्ते को मार के वहां से भगाती है। कुत्ता उसे काटने लगता है और नोचने लगता है। इसके बाद वो कुत्ता जेराल्ड के लाश के पास चला जाता है और उसी के मांस को खाने लगता है। अब इसके बाद जेराल्ड वापस से जेसी के पास आता है। वो जेसी से कहता है कि अभी तुम्हारे शरीर में थोड़ी बहुत जान बची है, इसीलिए तुम इस कुत्ते को अपने पास से मार के भगा पा रही हो, लेकिन कुछ देर बाद ही तुम भूख के मारे इतना
टूट जाओगी कि तुम्हारे अंदर इतनी एनर्जी भी नहीं बचेगी कि तुम इस कुत्ते को अपने पास से भगा पाओ, फिर ये कुत्ता तुम्हें नोच के खाएगा। जिराल्ड ये भी कहता है कि मान लो कि अगर इस कुत्ते ने तुम्हें नहीं भी मारा तो आज रात को मूनलाइट आएगा और वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो एक बेरहम मॉन्स्टर है, वो तुम्हारे शरीर के टुकड़े कर देगा। तभी जेसी कमरे में खुद को देखने लगती है। वो जेसी से कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मूनलाइट असल जिंदगी में नहीं है। जैसे तुम्हारे दिमाग ने हम दोनों को बनाया है वैसे ही मूनलाइट भी तुम्हारी कल्पनाओं में है। इस बात पे जिराल्ड कहता है कि मूनलाइट वास्तव में है और वो हर रात को आता है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम फर्श की तरफ देखो, तुम्हें फर्श पे उसके बड़े पैरों के निशान बने हुए दिखेंगे। अब जिराल्ड की ये बातें सुनने के बाद जेसी डरने लगती है। तभी दूसरी जेसी कहती है कि इधर देखो, ये टाइम डरने का नहीं है, तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। तुम पूरी जिंदगी बस डर के नहीं बिता सकती। तुमने तब भी कुछ नहीं कहा जब तुम्हारे पिता ने तुम्हारे साथ गलत करने की कोशिश की, और तुमने तब भी कुछ नहीं कहा जब तुम इतनी सुंदर थी और तुमने खुद से बड़े इंसान से शादी कर ली। तुमने एक ऐसे बेवफा इंसान से शादी की है जो तुमसे उम्र में तो बड़ा है ही और अपने बिजनेस के बहाने हमेशा बाहर जाता है और तुम्हारे ऊपर चीट करता है। तुम खुद को भी कामयाब बना सकती थी, तुम्हें कोई जरूरत नहीं थी कि तुम खुद से इतने बड़े इंसान से शादी करो। तुम्हारा खुद का भी बिजनेस था, लेकिन तुमने अपनी शादी के बाद ये सब कुछ छोड़ दिया। तुम अपने पूरे जीवन को याद करो, आज तुम्हें खुद के लिए लड़ना होगा वरना आज तुम्हारी जिंदगी भी छिन जाएगी। जेसी को ये सारी बातें सुनने के बाद थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। वो अब ठानती है कि उसे यहाँ से कुछ भी करके निकलना है। तभी उसके दिमाग में बात आती है कि ब्लड स्लिपरी होता है। अब वो सोचती है कि वो अपने एक हाथ में कट लगाएगी ताकि उसके हाथ में ब्लड आए और ब्लड के स्लिपरी होने की वजह से उसके हाथ की एक हथकड़ी खुल जाए। तभी उसे अपने बगल में एक शीशे का रखा हुआ ग्लास दिखता है। वो उस ग्लास के शीशे से अपने हाथ को कट करती है, उसके हाथ से खून बहने लगता है। अब वो अपने हाथ को खींच के हथकड़ी से बाहर निकालने की कोशिश करती है। इसी कोशिश के बीच उसके हाथ की चमड़ी भी उतरने लगती है। जेसी को इस टाइम पे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन खुद को आजाद करवाने के लिए उसके पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। बहुत दर्द और तकलीफ के बाद उसे उस हथकड़ी से आजादी मिल जाती है। वो जल्दी से दूसरी हथकड़ी की चाबी उठाती है और अपने दूसरे हाथ को भी अनलॉक करती है। जेसी पिछले 2 दिनों से यहाँ पर लॉक है। जेसी ने पिछले 2 दिनों से कुछ खाया भी नहीं है। जेसी के पूरे शरीर में दर्द हो रहा होता है और इस टाइम पे जेसी की दिमागी हालत भी ठीक नहीं है, लेकिन जेसी को कुछ भी करके शाम होने से पहले उसे इस जंगल से निकलना है। लेकिन वो जैसे ही कुछ कदम आगे बढ़ाती है वो बेहोश होकर नीचे जमीन पे गिर जाती है। अब जेसी की जब आँख खुलती है तो रात हो चुकी थी। उसकी नजर उस कुत्ते पे पड़ती है। वो कुत्ते को देखती है कि वो कुत्ता किसी से घबरा रहा होता है और वो घबरा के उस कमरे से बाहर चला जाता है। तभी वो देखती है कि उसके कमरे के अंदर मूनलाइट आ रहा है। मूनलाइट जेसी के करीब आ जाता है। जेसी उसे देख के कहती है कि तुम सच नहीं हो, तुम बस मेरी दिमागी बनावट हो। मूनलाइट अब जेसी के करीब आता है और अपने हाथ के उस डब्बे को खोलता है। जेसी को भी इस टाइम पे कुछ भी समझ नहीं आता। जेसी उस डब्बे के अंदर देखती है कि उसके अंदर इंसानों की हड्डियां और कुछ ज्वेलरीज पड़ी हुई है। वो अपने हाथ की तरफ देखती है, उसे अपनी एंगेजमेंट रिंग दिखती है। उसे याद आता है कि उसका पति अब नहीं रहा। वो अपने रिंग को निकालती है और उसी डब्बे के अंदर डाल देती है। वो अब वहाँ से बाहर निकल जाती है। वो खुद को संभालती है और अपनी कार में बैठती है और वो ड्राइव करके शहर की तरफ आने लगती है। जेसी की कार चलाते टाइम बार बार उसकी आंखें बंद हो जाती है और तभी एक बार जेसी की काफी देर के लिए आंखें बंद हो जाती है। जेसी के कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी कार जाके एक पेड़ से टकरा जाती है। इस एक्सीडेंट को होते हुए कुछ लोग देख लेते हैं और वो दौड़ के जेसी के कार के पास आते हैं। जेसी अभी भी जिंदा होती है और वो कार से बाहर निकलती है। वो लोग जेसी को जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कुछ महीने के बाद। हम देखते हैं कि जेसी की हेल्थ धीरे धीरे रिकवर हो चुकी है। पुलिस वाले जेसी से पूछताछ करते हैं तो वो बताती है कि उसे कुछ भी पता नहीं है। जेसी बताती है कि उस टाइम पे उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसीलिए वो कुछ भी नहीं बता सकती कि वास्तव में वहाँ पे हुआ क्या था। जेसी को जिराल्ड की सारी संपत्ति और उसका इंश्योरेंस का पैसा मिल जाता है। इन सभी पैसों की मदद से जेसी ने एक ऐसा फाउंडेशन खोला है जिससे उन लड़कियों की मदद की जा सके जिन्हें कभी उनके ही खुद के परिवार वालों ने सताया हो। जेसी अब पूरी तरीके से बदल चुकी है। जेसी अब वो हर एक काम करती है जो करके उसके मन को शांति मिलती है। जेसी को देखने के बाद ऐसा लगता है कि उसकी लाइफ अब एकदम परफेक्ट चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। उस हादसे के बाद दरअसल जेसी कभी भी रात को चैन की नींद नहीं सो पाई। वो अभी भी जब सोने जाती है तो उसे हर रात को मूनलाइट दिखता है। उसके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि मूनलाइट वास्तव में है, क्योंकि जब पुलिस वालों ने उस घर की तलाशी ली तो उनको सभी सामान तो मिल गए, लेकिन जेसी की एंगेजमेंट रिंग नहीं मिली थी। अब ऐसे ही टाइम बीत रहा होता है और 6 महीने का टाइम बीत जाता है। एक दिन जेसी अपने घर में न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है, तभी उसकी नजर एक ऐसे न्यूज पे जाती है जिसके अंदर लिखा था कि पुलिस ने एक सीरियल किलर को पकड़ा है। इस सीरियल किलर का नाम रेमंड है। उसी न्यूज़पेपर के अंदर रेमंड की फोटो भी छपी थी। जेसी जब उस फोटो को देखती है तो उसे पता
चलता है कि रेमंड कोई और नहीं बल्कि मूनलाइट है। उसे एक नेक्रोफिलिया नाम की बीमारी है। इसके अंदर इंसान का शरीर ऐसा ही हो जाता है। इस बीमारी के बाद रेमंड की मानसिक स्थिति भी खराब हो गई थी। उन लोगों के कब्र को खोदता था और उसके अंदर से उनकी हड्डियां और ज्वेलरीज निकाल लिया करता था। धीरे धीरे उसकी मानसिक हालत और बिगड़ती गई और वो लोगों को मारने भी लगा। जितने भी जिंदा मर्द होते थे वो उनका बलात्कार करता था, फिर उसके बाद वो उनको मार दिया करता था। जब पुलिस वालों का धीरे धीरे शक बढ़ता है तो उन लोगों ने रेमंड के घर पे रेड की। उनको पता चलता है कि रेमंड की एक बहन थी और उसका पति था। रेमंड ने उन दोनों को जान से मार दिया है और अपनी बहन के पति को मारने के बाद उसके शरीर के सभी चमड़ी को उधेड़ के वो खा गया था। हालांकि पुलिस वालों ने एक मर्डर के दौरान ही रेमंड को पकड़ लिया है, क्योंकि वो एक आदमी को पकड़ के उसके कान को काट रहा था और वो आदमी दर्द के मारे बहुत तेज चिल्ला रहा था। तभी पुलिस वालों को पता चलती है और रेमंड पकड़ा जाता है। अब जैसी को सारी बात समझ में आ जाती है। वो समझ जाती है कि जिसे उसने लेक हाउस में देखा था वो इंसान वाकई में है और उसे औरतों में कोई भी रुचि नहीं है, इसीलिए उसने जेसी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया और जेसी ने अपनी एंगेजमेंट रिंग उसके डब्बे में डाल दी थी, इसीलिए उसका कलेक्शन पूरा हो गया और उसने जेसी को वहां से जाने दिया। जेसी का मन उसे डराता है कि वो उसे कोर्ट में देखने के लिए ना जाए, लेकिन जेसी अब उस हर एक काम को करती है जिससे उसे डर लगता है। अब जेसी बिल्कुल भी डरना नहीं चाहती और अपने डर का सामना करना चाहती है। जेसी कोर्ट रूम के अंदर जाती है। रेमंड उसे देखता है। रेमंड उसे देख के वही बात दोहराने लगता है कि तुम सच नहीं हो, तुम मूनलाइट के बने हो, जैसा कि जेसी अक्सर उसे देख के बोला करती थी। जेसी जब रेमंड को देखती है तो उसे उसके अंदर अपना पति और पिता दोनों दिखाई देते हैं, यानी कि उसे रेमंड के अंदर अपने सारे डर दिखाई देते हैं। वो रेमंड के पास जाती है और कहती है कि तुम मेरी उम्मीद से काफी ज्यादा छोटे हो। वो ये शब्द उसके साथ साथ अपने पिता और जेराल्ड दोनों को बोल रही है। अब इसके बाद जेसी मुस्कुराते हुए कोर्ट से बाहर आती है और खुले सड़क पे वॉक करती हुई निकल जाती है, जैसा मानो कि आज वो असल मायने में आजाद हो गई है। इसके साथ ही ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी।